हेलो बच्चों, आज हम इतिहास का पाठ एक यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय इस पाठ के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पूर्व आधुनिक काल के बारे में इसमें बताया गया है, जो सन 1300 से लेकर के सन 1800 तक इस काल को माना जाता है, पूर्व आधुनिक काल। इस पाठ में हम भारत के अलावा कई अन्य देशों के बारे में भी पढ़ेंगे। इतिहासकार भी अपनी तरफ से ये बहस करते हैं कि आधुनिक विश्व की क्या पहचान थी या क्या पहचान है। आमतौर पर से ये माना जाता है कि औद्योगिक उत्पादन और लोकतांत्रिक राज्य इस युग की मुख्य पहचान है। पहले जो सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर परिवर्तन का वर्णन करना ज़्यादा कठिन था, फिर भी कुछ सामान्य बातें यहाँ पर हम करेंगे। पहले जात पात को कम महत्व दिया जाता था और कानूनी समानता और साथ ही साथ समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में बहुत अधिक आर्थिक असमानताएं थी। और पहले के जो लोग थे वो धर्म भीरु थे और वो विज्ञान और तार्किकता पर विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन अब के जो लोग हैं वो विज्ञान और तार्किकता पर अधिक विश्वास रखने लगे। और मध्यकाल के समाज ने आधुनिक काल में कब और कैसे प्रवेश किया, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। जिस काल में यह बदलाव शुरू हुआ उसे पूर्व आधुनिक काल कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने बताया अभी कि सन 1300 से 1800 तक का जो काल है वो पूर्व आधुनिक काल माना जाता है। एशिया और यूरोप महाद्वीपों के देशों में 14वीं शताब्दी से मतलब 1300 से व्यापार, शहरीकरण, राजनीति, कला, धर्म, लोगों की सोच विचार आदि में परिवर्तन आने लगा। उस समय 1750 तक ये दौर चला। इसके बाद वहाँ पर औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के कारण आधुनिक युग की शुरुआत होने लगी और सन 1300 से सन 1750 के काल को हम पूर्व आधुनिक काल और उसके बाद के काल को हम आधुनिक काल कहते हैं। बदलाव तो कई हुए, लेकिन यहाँ हम केवल सांस्कृतिक बदलाव, धार्मिक बदलाव, वैचारिक बदलाव के बारे में ही हम पढ़ेंगे। 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच 3 तरह की प्रक्रियाएं यहाँ पर हुई, जिसमें है रेनेसा या पुनर्जागरण, धर्म सुधार और प्रबोधन। ये 3 क्रियाएं यहाँ पर प्रक्रियाएं हुई। हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बदलाव हुए। बदलाव के जो विभिन्न पहलू थे वो थे 1300 से लेकर के 1750 के बीच में जो बातें हुई, तो मुख्य बातें यहाँ क्या क्या हुई जिसके कारण आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर व्यापार और शहरीकरण हुआ, केंद्रीकृत राज्य बना, और तीसरा है शहरी मध्यम वर्ग का उभरना। शहरी मध्यम वर्ग भी उभर करके आया। तो हम देखते हैं पहला व्यापार और शहरीकरण। तो इस आधुनिक पूर्व आधुनिक काल में यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और एशिया के बीच व्यापार तेजी से बढ़ने लगा और इन देशों के में व्यापार का विस्तार हुआ, व्यापार फैलने लगा, लोगों का सामान यहाँ से वहाँ निर्यात और आयात होने लगा। व्यापार के विकास के साथ साथ तीनों महाद्वीपों में शहरीकरण बढ़ा, जिससे नए नए शहर बस गए और जो पुराने शहर थे वो उनमें भी परिवर्तन आने लगा और वो नए होने लगे, उनका विस्तार होने लगा, विकास होने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि धनी व्यापारियों का जो वर्ग उभरा वो देशों के बीच लोगों का, जिसके कारण से देशों के बीच में आवागमन बढ़ने लगा, जिससे विचारों का आदान प्रदान होने लगा। लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे और जिसके कारण से उनके विचार
का आदान प्रदान होने लगा और नए नए आविष्कार भी हुए उस समय। नई नई तकनीकों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाव हुआ। लोग यहाँ से वहाँ तक जाने लगे और नए नए तकनीकों को अपने साथ लेके जाने लगे। यूरोप और भारत के शहरों में एक अंतर था, महत्वपूर्ण अंतर था। यूरोप के कई शहर ऐसे थे जिन्हें स्वतंत्रता प्राप्त थी। वे राजाओं के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से अपना शासन चलाते थे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ भारत में सूरत, आगरा, विजयवाड़ा जैसे बड़े शहरों का विकास हुआ, लेकिन वो राजाओं और उनके सामंतों का उसमें वर्चस्व बना रहा। इसके बाद हम देखेंगे केंद्रीकृत राज्य। केंद्रीकृत राज्य में इन देशों में शक्तिशाली राज्य बनने लगे थे। भारत में जैसे विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य ये बने, और ईरान में सफविद साम्राज्य और तुर्की में ऑटोमान साम्राज्य बना। यूरोप में भी कई शक्तिशाली राज्य उभर करके आने लगे और स्थापित होने लगे, जिनमें है फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और इटली के कई छोटे छोटे राज्य भी इसमें शामिल थे। आमतौर पर इसमें शासक बहुत महत्वाकांक्षी थे और वे राज्य के अंदर ही शक्ति का केंद्रीकरण कर रहे थे। मतलब है कि राजा या जो बादशाह थे उनके हाथों में सत्ता, अधिकार और धन इकट्ठा होने लग गया था, और इन राज्यों में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बादशाह के हाथ में केंद्रित हो गई थी। मतलब बादशाह के हाथों में ही सब कुछ था। इस काल में जमींदार, सामंत स्वतंत्र रूप से शासन चलाते थे। उनके अधिकार कम कर दिए या समाप्त कर दिए गए थे। शहरी मध्यम वर्ग का उभरना, तीसरा हम देखेंगे शहरी मध्यम वर्ग का उभरना। तो व्यापार और शहरों का जब विकास हुआ तो जो केंद्रीकृत राज्यों के विकास का यह परिणाम हुआ कि इन देशों में एक नया मध्यम वर्ग उभर कर सामने आया। और मध्यम वर्ग में कौन लोग थे? वो थे व्यापारी, धनी कारीगर, मुंशी, लिपिक, वकील, पेशेवर कलाकार, कवि, लेखक, ये सब इसमें शामिल थे। और जब शहरीकरण और राज्य का विकास हुआ तो नए नए काम उभरे, है ना। जैसे कि लोगों के पास हिसाब किताब रखने का कार्य था, प्रशासन चलाने का, कर वसूली करने का, न्यायालय के संबंध में कोई कार्य थे, राज्यों के बीच दूत का काम था, ये बहुत सारे काम थे। तो ये जो काम को करते थे वो मध्यम वर्ग में आते थे। और मध्यम वर्ग में जो लोग थे वो आर्थिक तंगी में रहते थे, मतलब उनके पास पैसों की कमी रहती थी। अच्छी नौकरी की वो खोज करते थे और खोज के में वो दूर दराज के राज्यों में भी जा कर के रहने को तैयार हो जाते थे। तो इस तरह से बड़े क्षेत्र में विचरण करने के कारण, मतलब बड़े क्षेत्रों में जाने के कारण वह समालोचनात्मक दृष्टि रखने लगे, और धर्मगुरु जो उस समय के थे और जो शासक थे उनकी भी आलोचना करने से वो पीछे नहीं हटते थे। अगर वो सही है तो सही बोलते थे और गलत है तो उसकी आलोचना करने से डरते नहीं थे। जो ये मध्यम वर्ग बन के उभरा था उनका जो मुख्य आधार था वो था शिक्षा। वो शिक्षित थे और शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। उन्हें ना केवल साक्षर होना जरूरी था बल्कि अपने काम को प्रभावी तरीके से वो करते थे। यूरोप में शिक्षा ग्रीक और लैटिन भाषा के प्राचीन साहित्य के अध्ययन से, और भारत में फारसी और संस्कृत साहित्य के अध्ययन के माध्यम से मिल सकती थी। अब प्राचीन रचनाएं जैसे कि यूनान के अरस्तु और प्लेटो का साहित्य, और भारत में पंचतंत्र व गणित के ग्रंथ विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके पढ़े गए। भारत में मुगल काल में प्राचीन संस्कृत ग्रंथों जैसे कि रामायण है, महाभारत है, उपनिषद, इन सब का अरबी और फारसी में अनुवाद किया गया ताकि अरबी और फारसी जो लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं भारत के ग्रंथों को तो वो आसानी से पढ़ सकें। यूरोप और भारत में जो मध्यम वर्ग उभर करके सामने आया उसमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर था और कुछ समानता भी था। एक तो यह था कि भारत में यह वर्ग कुछ विशेष जातियों तक सीमित था,
जैसे कि कायस्थ है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, इन्हीं तक सीमित था। लेकिन यूरोप में इस वर्ग में विभिन्न समूहों और वर्गों के लोग शामिल थे। और दूसरा महत्वपूर्ण अंतर यह था कि भारतीय मध्यम वर्ग ने गणित या विज्ञान के अध्ययन में रुचि कम दिखाई, जबकि यूरोप में इन्हीं विषयों पर ज़्यादा रुचि दिखाया गया और इनको महत्वपूर्ण माना गया। अब हम इसके बाद देखेंगे रेनेसा। रेनेसा क्या है? तो प्राचीन साहित्य का अध्ययन और देश विदेश का ज्ञान हम इसमें देखते हैं। प्राचीन यूनानी और लैटिन साहित्य के केंद्र में मनुष्य और उसके जीवन के विभिन्न पहलू थे। जो यूनानी और लैटिन साहित्य था, मतलब जो वो साहित्य लिखे थे, उसमें मनुष्य के जीवन का बहुत सारा पहलू था। मतलब हर तरह का, जैसे कि राजनीतिक पहलू, नीति शास्त्र, दर्शन, कानून, सुसंस्कृत व्यवहार, भौतिक दुनिया का अध्ययन, ये सब चीज़ इसमें हमको प्राप्त हो जाता है। और इसमें मनुष्य को केंद्र में रख करके इसको ये साहित्य को लिखा गया था। और केंद्र में रखने के कारण ऐसे साहित्य के अध्ययन को मानविकी अध्ययन या मानववाद भी कहा जाता है। लेकिन जो उस समय के जो धर्म ग्रंथ थे या धर्म गुरु थे, इसमें विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि इस लोक में त्याग और तपस्या या कष्ट सहना आदि बातों पर जोर नहीं था। वे तार्किक सोच को बढ़ावा देते थे और व्यक्ति के दुख सोचने विचारने पर जोर देते थे, खुद सोचने विचारने पर जोर देते थे। लेकिन जो धर्मगुरु हैं वो ऐसा नहीं मानते थे। धर्मगुरु जो कहते थे उन्हीं पर लोगों को चलना है, वो ऐसा मानते थे। और मध्यकालीन यूरोप में प्राचीन ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन ईसाई धर्म के या ईसाई चर्च के प्रभाव के कारण बहुत सीमित हो गया था। यह साहित्य ईसा मसीह के जन्म के पहले रचा गया था और ईसाई धर्म के अनुरूप नहीं था, मतलब उसके अनुसार नहीं था। चर्च का यह कहना था कि इस लोक में सुख प्राप्ति की चिंता मत करो, बल्कि परलोक में स्वर्ग प्राप्ति के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। चर्च के विरोध के चलते ये प्राचीन साहित्य पश्चिमी यूरोप में विलुप्त होने लग गए और ईरान, इराक, इस्लामी देशों में ये साहित्य का अध्ययन चलता रहा। इसके बाद हम देखते हैं यूरोप में मानववाद। ये हैं फ्रांसिस्को पेट्रार्क। तो यूरोप में मानववाद शुरू हुआ 1300 के आसपास और ये पुरानी लैटिन और ग्रीक भाषा की पुस्तकों के अध्ययन में यहाँ के लोग रुचि लेते थे। लैटिन भाषा के जो विद्वान थे इटली के फ्रांसिस्को पेट्रार्क, जिन्होंने मानविकी अध्ययन आंदोलन का जनक माना जाता है, ये सोचते थे कि लोगों को सही भाषा में का इस्तेमाल करना नहीं आता है और इसके लिए उन्होंने प्राचीन साहित्य को खूब पढ़ा और फिर लोगों को उसकी शिक्षा दी। बल्कि उसके लिए उन्होंने एक स्कूल भी खोला और उसमें उन्होंने शिक्षाएं दी। 1439 में में बनी छपाई प्रेस के आविष्कार से इनको बहुत मदद मिला और एक किताब की सैकड़ों प्रतियां ये आसानी से तैयार की जा सकती थी और उन्होंने अपनी पुस्तकों की प्रतियों को इस तरह से छापा और दूर दूर तक उसको पहुंचाया और इनके विचारों को फिर दूर दूर तक सरलता से पहुंचाया गया। और मानववादी विचारकों ने प्राचीन भाषाओं में रचे साहित्य के अध्ययन को भी महत्व दिया था। हॉलैंड देश के एक प्रसिद्ध मानवीय विद्वान एरास्मस ने प्रसिद्ध यूनानी ईसाइयों के साहित्य और बाइबिल के प्राचीन ग्रीक मूल पाठ का भी उन्होंने अध्ययन किया था और उन्होंने इस अध्ययन किया था और अपनी पुस्तक उन्होंने प्रकाशित की थी। उस समय पुरुषों को भी औपचारिक शिक्षा दी जाती थी। महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे घर के कामकाज को संभालें और
इन सब में ना पड़े। लेकिन उस समय भी कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया, मानववादी लेखकों में अपना नाम दर्ज कराया। ऐसी ही एक महिला थी कसांड्रा फेडेले, जिनका जन्म हुआ था 1465 में और मृत्यु हुई थी 1558 में। फेडेले ने आग्रह किया था कि महिलाओं को भी इस तरह के साहित्यिक अध्ययन में भाग लेना चाहिए और उनको भाग लेने की, उन्होंने सार्वजनिक जीवन में भी भाग लेने की उनको अनुमति मिलनी चाहिए, जबकि उस समय वेनिस में ऐसा नहीं था। महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती थी। दूसरा मानववादी चिंतक थे इटली के मैकियावेली। मैकियावेली ने भी 1513 में महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था द प्रिंस, और ये एक राजनीति का इसमें अध्ययन किया गया था और इसमें किसी आदर्शवाद की चर्चा ना होकर के यथार्थ में जो राजनीतिक प्रक्रियाएं चल रही थी उनकी विवेचना की गई थी। तो बच्चों, आज हमने जो पढ़ा मानववाद के बारे में, अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।